नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने व्यावहारिक व्याकरण का जो प्रथम बिंदु था, भाषा, लिपि एवं व्याकरण, उसका अध्ययन किया। इसमें जो अगला बिंदु आता है वो आता है पद परिचय का। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पद होता क्या है। आपको स्मरण होगा, भाषा वाले बिंदु में जो भाषा की 5 इकाइयों के बारे में हमने जाना था, उस समय हमने ये कहा था कि जब 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है तो उसे वो शब्द कहलाता है। और जब वही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, या कहें कि उनके साथ किसी न किसी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है, तो उसे पद कहते हैं। अब है कि उसी पद का हमें परिचय करना होता है कि वास्तव में व्याकरणिक दृष्टि से उसका क्या परिचय होता है। तो परिभाषा के रूप में हम जानना चाहें तो वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द, सार्थक के बारे में हमने जाना था कि जिस शब्द का कोई ना कोई सही अर्थ प्रयुक्त होना चाहिए, उसे पद कहते हैं। तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। जब हम किसी पद का परिचय करते हैं तो परिचय करते समय परीक्षा प्रश्न पत्र में जिस शब्द का परिचय करना होता है, उसका उत्तर हमें 2 पदों में देना होता है। लेकिन हम ये जानेंगे कि कितने तरीके से या कितने पदों में हम एक शब्द का पद परिचय कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें उस शब्द का सबसे पहले भेद बताना होता है। उपभेद उसका लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। अब हम जानते हैं कि पद परिचय जो है वो कितने तरीके से हम कर सकते हैं। और जब हमने पाठ्यक्रम में चर्चा की थी, उस समय भी हमने जाना था कि पद परिचय करते समय हम विकारी एवं अविकारी शब्दों के आधार पर करते हैं। इसी तरह हम जानते हैं कि जो विकारी शब्द है, अगर किसी वाक्य में रेखांकित शब्द अगर कोई विकारी शब्द है, तो उसका पद परिचय करते समय, और मान लीजिए वो शब्द कोई संज्ञा शब्द है, तो सबसे पहले हमें उस शब्द की संज्ञा का प्रकार लिखना होगा। उसके बाद उस संज्ञा का लिंग, वचन, कारक और उस शब्द का उस क्रिया के साथ संबंध को हम व्यक्त करते हैं। ये आपको स्मरण रहे कि किसी शब्द का पद परिचय करते समय सबसे पहले आवश्यक है कि उस शब्द का हमें प्रकार लिखना है, उसका भेद लिखना है। जैसे कोई उसमें से अगर संज्ञा है तो संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या फिर भाववाचक है, उसका हमें उल्लेख करना होगा। उसके बाद अगर किसी शब्द में अगर सर्वनाम शब्द है, तो उसी तरह जिस तरह से हमने संज्ञा का पद परिचय करने के तरीके को जाना था, उसी तरह सबसे पहले उस सर्वनाम का हमें भेद बताना होगा, पुरुष सहित, अर्थात वो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या फिर अन्य पुरुष है। फिर उसका लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध को दर्शाना होता है। अगर यदि उस किसी शब्द में अगर विशेषण है, तो इसी तरह से इसी क्रमानुसार उसका विशेषण का प्रकार, उसकी अवस्था, और विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं जिसका उल्लेख हम आगे विशेषण के बिंदु में करेंगे। उसका लिंग, वचन और विशेष्य, उसके साथ उसका संबंध हमें बताना होता है। और अगर विकारी शब्द के अंदर अगर किसी शब्द में क्रिया का पद परिचय करना हो, तो उसका क्रिया का प्रकार लिखेंगे, लिंग लिखेंगे, वचन, वाच्य, काल और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बताएंगे। अगर किसी शब्द का परिचय कर रहे हैं, अगर वो अविकारी शब्द है, जिसे हम अव्यय शब्द भी कह सकते हैं, तो उसका परिचय हम कैसे करेंगे। तो अव्यय शब्द का रूप लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, ये हम जानते हैं। जो अव्यय शब्द होते हैं वो लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उसी का वही रूप काम मिल जाता है।
अतः ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसका पहला पद तो हमें उसका भेद लिखना होगा और दूसरा उसकी विशेषता या संबंध को ही बतलाया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि अविकारी शब्द के अंतर्गत हम उसका लिंग, वचन, कारक आदि का उल्लेख नहीं किया जाता है। अगर क्रिया विशेषण है किसी शब्द में तो पहला जो पद है वो हमें लिखेंगे उसका भेद कि क्रिया विशेषण कौन सा है। अर्थात जैसे लड़के ऊपर खड़े हैं, अगर ऊपर शब्द का परिचय करना हो तो उसमें हम लिखेंगे कि इस तरह से क्रिया विशेषण शब्द है। दूसरा है कि क्रिया के का बोध कराता है, ये जो ऊपर शब्द है ये इस खड़ी क्रिया का घटित होने के बारे में बता रहा है। अगर संबंध बोधक अवयव है उसी प्रकार इसमें पहले तो उसका भेद लिखना होगा कि वो संबंध बोधक अवयव शब्द है और फिर उसका संबंध को हम दर्शाते हैं। इसी तरह अगर समुच्चय बोधक है तो इसी क्रम में हम करेंगे कि और शब्द का करना हो तो और शब्द क्या है, एक समुच्चय बोधक अवयव शब्द है और रश्मि और गुंजन जो दो संज्ञा शब्द हैं उन शब्दों को आपस में वो जोड़ता है। अंतिम जो आता है उसका विस्मयादि बोधक अवयव का परिचय। अगर इसका परिचय करना हो तो हम करेंगे कि जैसे कि विस्मयादि बोधक अवयव है और जो विस्मय के भाव का बोध कराता है। और अब हम उसके बाद विकारी और अविकारी जो शब्द हैं उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।